चलिए मेरे साथ एक सीन इमेजिन कीजिए। आप एक पार्टी एंजॉय करके अपने घर के अंदर जस्ट एंटर किए हैं। इतने में आपका फ़ोन बजता है। सामने लाइन पर आपका बेस्ट फ्रेंड है जो बड़ा टेंस्ड है। उसकी मेजर आर्टरी में ब्लॉकेज डिटेक्ट हुआ है। आप एकदम चौंक जाते हैं। अपने दोस्त को समझाकर थोड़ा अश्योरेंस देकर फ़ोन रख देते हैं, लेकिन आपके माइंड में इस कॉन्वर्सेशन के इर्द गिर्द विचार चलते रहते हैं। आप अपने फ्रेंड की हेल्थ और आगे की लाइफ के बारे में कुछ पॉसिबल सिनेरियोज बनाने लगते हैं। उसकी फैमिली के बारे में सोचते हैं। धीरे धीरे फोकस फ्रेंड की हेल्थ से खुद की हेल्थ पर कब आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आप सोचते हैं, खुद का चेकअप कराए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे कल ही करा लेना चाहिए। अगर मेरे भी कोई हेल्थ कंडीशन निकल आई तो। और इस तरह विचारों का कारवां चलता रहता है, इतना कि आपको रात भर नींद नहीं आती। करवटें बदलते रहते हैं। सुबह होने पर भले ही आप सब काम कर रहे हों, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो यही चिंता घूमती रहती है। आपके बच्चे आपसे कुछ बात करते हैं, लेकिन उसमें आपका ध्यान नहीं होता। 2-4 दिन में ये विचार काम डाउन हो जाते हैं, लेकिन कोई और चिंता इनकी जगह ले लेती है और फिर यही सिलसिला रिपीट मोड में चलता रहता है। क्या ये सिचुएशन आपको कुछ फेमिलियर लग रही है? कभी हेल्थ, कभी वर्क प्लेस इशू, कभी कोई फैमिली कंसर्न, तो कभी दुनिया में चल रही उथल पुथल। कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है हमें मन को ओवरड्राइव में रखने के लिए। आजकल चिंता और स्ट्रेस किसे नहीं होते, ये तो बहुत कॉमन है। सभी चिंता करते हैं, लेकिन क्या कॉमन होने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल भी है? हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। चिंता करना एक मेंटल फिक्सेशन होता है। हम मोस्टली किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जो या तो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम नहीं है, या फिर प्रॉब्लम है तो सॉल्वेबल नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्पफुल होता है, वहीं वरीइंग से हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है बिना कोई इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दिए। इनफैक्ट किसी सिनेरियो को बार बार अपने माइंड में प्ले करके हम अपने आप को इस धोखे में रखते हैं कि ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चिंता करना हमें अच्छा लगता है। इससे हमें लगता है कि हम सिचुएशन के बारे में कुछ तो कर रहे हैं वर्सेस कुछ नहीं। जब कोई अनडिज़ायरेबल सिचुएशन का सामना होता है तो हम डरते हैं, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और हम हेल्पलेस फील करते हैं। चिंता करने से एक मिराज बनता है, एक धोखा, एक सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस करने का। ये एक तरह का एडिक्शन ही है। जैसे बॉडी को कैलोरीज़ की क्रेविंग होती है, वैसे ही माइंड को कंट्रोल की। जंक फूड के जैसे ये एक ईजिली अवेलेबल और चीप मेथड है इस क्रेविंग को सैटिस्फाई करने का। हम सब जानते हैं जंक फूड खाने से क्या होता है, लेकिन वरीइंग की डाइट फॉलो करना भी कोई कम खतरनाक नहीं है। सबसे पहले तो इसका मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। वरीइंग और स्ट्रेस विथ टाइम एंग्जाइटी, मूड डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। और फिज़िकल हेल्थ में भी पूरी लिस्ट है इसके कारनामों की। हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, एस्थमा, रेस्पिरेटरी इश्यूज़, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे इंडाइजेशन, एसिडिटी, अल्सर्स और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी से होने वाले स्किन और ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, स्लीप डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इश्यूज़, वेट गेन, reproductive difficulties, headaches, migraines, chronic pain conditions, उफ,
इन सब में इस नॉर्मल सी दिखने वाली आदत का हाथ है। प्लस इससे एजिंग प्रोसेस एक्सेलरेट होता है, जिससे सेल्यूलर डिजेनरेशन और प्री मैच्योरिंग एजिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, जिसके साथ एज रिलेटेड डिजीज़ेस भी हो सकते हैं। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जैसे मेमोरी, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के हिसाब से दुनिया में करीबन 28 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जो ग्लोबली सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली मेंटल हेल्थ कंडीशन है। और ये सब शुरू होता है चिंता करने से। भले ही इसे अब तक एपिडेमिक डिक्लेयर ना किया गया हो, लेकिन मैं इसे मॉडर्न टाइम्स का मेंटल कैंसर मानती हूँ। लेकिन जब हमें पता लग गया है कि ये कितना हार्मफुल है, फिर भी चिंता करना छोड़ क्यों नहीं पा रहे? सच बताइए, अब आप चिंता करने के बारे में चिंता कर रहे हैं। हम ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि चिंता करना एक आदत है जो हमारे ब्रेन की न्यूरल वायरिंग से हमारे अंदर बस गई है। कई सालों तक चिंता के छोटे डिपॉजिट्स डालकर हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है। ब्रेन का फंक्शन है कि जो एक्शंस रिपीट होते रहते हैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बना लेती है और फिर वो ऑटोमेटिकली होते हैं। जो टूल हम माइंड में कंट्रोल महसूस करने के लिए यूज़ कर रहे थे, वो ही हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बहुत आसान होता है किसी से बस ये कह देना कि चिंता मत करो या छोड़ दो, लेकिन सिर्फ ऐसा कहने से ये चेंज नहीं आ सकता। और इसलिए मैं इस साइलेंट किलर से अपने आप को बचाने के लिए आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगी। कुछ बेसिक लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस जो हम सभी जानते हैं, वो सिर्फ फिज़िकल हेल्थ ही नहीं बल्कि चिंता कम करने में भी उतने ही इफ़ेक्टिव हैं। शरीर और मन एक दूसरे के साथ ही हैं और हमारे बॉडीली फंक्शंस से मेंटल फंक्शंस लिंक्ड होते हैं। हमारी शारीरिक ज़रूरतें जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी की नींद और रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी हमारी मेंटल फिटनेस को भी सपोर्ट करती हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा सेट रूटीन जिसमें हर रोज़ सेम टाइम पर सोना और उठना इंक्लूडेड हो, वो एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव टूल है। साथ ही डे प्लानिंग हो तो और बेहतर है। इससे माइंड को एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है और वो उसे दूसरी चीज़ों में कम ढूंढना चाहता है। दूसरा तरीका है रेगुलरली माइंड एंड बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में लाना। सिंपल डीप ब्रीदिंग, सूदिंग म्यूज़िक सुनना या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जो ऑप्शन सूट करे वो यूज़ कर सकते हैं। मसल रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करने के लिए आप एक कंफर्टेबल जगह पर लेट जाएं और अपने आप को शांत करें। फिर 5 सेकंड के लिए पैर के पंजों के मसल्स टेंस करें और रिलीज़ करें। इस तरह एक के बाद एक पैरों से लेकर फेस तक हर बॉडी पार्ट के साथ ऐसा करें। इससे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और टेंशन कम। सिमिलरली मेडिटेशन और कई माइंडफुलनेस टेक्निक्स भी डेली लाइफ का हिस्सा बन सकती हैं। इनका एडेड बेनिफिट ये है कि आप अपने मन के विचारों में रहने के बदले उन्हें अपने आप से अलग देखने लगेंगे, और जब ऐसा होगा तो नेगेटिव थॉट्स बेटर मैनेज कर पाएंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव के डोज से भी डिफ्यूज़ किया जा सकता है, जिसके लिए विजुअलाइजेशन का टूल यूज़ कर सकते हैं। एक रिलैक्स स्टेट में आंखें बंद करके चिंताजनक स्थिति के बदले एक पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बनाएं और थोड़ी देर उसमें रहें। इससे ब्रेन को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन होने का मौका मिलेगा। तीसरा मेथड है, आप टॉक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली हमारा गो टू मेथड होता है। कोई अपना जिसे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे अपना कंसर्न शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है। शेयरिंग में हीलिंग का पावर होता है और ये ह्यूमन नेचर की एक प्राइमरी नीड है। आपके कॉन्फिडेंट आपको एडवाइस, सजेशंस और आपकी चिंता पर कोई नया पर्सपेक्टिव देकर हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रोनिक वॉरियर हैं
जो हर छोटी बात पर चिंता करने लगता है, तो अपने बर्डन्स किसी और पर डालना इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। आप कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या दूसरे कोई इंटरवेंशन से इसमें आपको गाइड कर सकते हैं। अगर दूसरे से बात करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है या सेल्फ मैनेजमेंट प्रेफरेबल है, तो और क्या कर सकते हैं? मैं बताऊं, आप और आपकी तन्हाई आपस में ढेर सारी बातें कर सकते हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस? रॉबिन शर्मा अपनी बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में लिखते हैं कि अपने दिन में 20 से 30 मिनट का सेपरेट वरी टाइम स्केड्यूल कर दीजिए। इस टाइम में अपनी वरीज़ को अपना फुल अटेंशन दीजिए और बाकी के टाइम में इन पर ज़्यादा ध्यान देना अवॉइड करिए। एक और टेक्निक जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ वो है ब्रेन डंप। जब मेरे मन में बहुत सारे विचार एक साथ में दस्तक देने लगते हैं, तब मैं एक पेन और बुक लेकर उन्हें जॉट करने लगती हूँ। बिना सोचे, बिना कोई फ़िल्टर या स्ट्रक्चर के सब कुछ उस पेपर पर उंडेल देती हूँ। बाद में अगर इसे अलग अलग सेगमेंट्स में ऑर्गेनाइज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, जैसे टू डू लिस्ट, इमोशंस, आइडियाज़, प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। मुझे लगता है एक मैजिक है पेपर के थ्रू खुद से कम्युनिकेट करने में। जो मन में एक गुत्थी की तरह उलझा हुआ होता है, वो कागज़ पर सुलझने लगता है। ये एक फॉर्म ऑफ अनगाइडेड जर्नलिंग है। ट्राई करके देखिए। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है अपने नेगेटिविटी एक्सपोजर को लिमिट में रखना। नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप और पेसिमिस्टिक लोगों से थोड़ा दूर रहिए। वी बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड मोस्ट टाइम विथ। अगर आप चिंताजनक बातें और चिंता करने वाले लोगों की संगति करेंगे तो उनका नेचर आप में भी नज़र आने लगेगा। अभी तक जितने भी टूल्स मैंने बताए, ये सब काम तो करेंगे, लेकिन इनका एप्लीकेशन बाहरी है। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट तो इंटरनल माइंडसेट चेंज से ही आ सकता है। अंदरूनी दुनिया की तकलीफ़ अंतर मन में मलहम लगाने से ही ठीक होगी। चलिए ये उपाय भी देख लेते हैं। पहला माइंड मेथड है नैरो फोकस। वरीइंग यूजुअली पास्ट में जो हुआ था या फ्यूचर में जो हो सकता है उसके बारे में ही होती है। डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग में इसके लिए कहते हैं कि आप डे टाइट कंपार्टमेंट्स में रहें, यानी टेक 1 डे एट अ टाइम। सिर्फ आज और आज से रिलेटेड सोच और एक्टिविटीज़ पर फोकस करें। वो एक आर ग्लास का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें रेत भरी होती है और टाइम मेजर किया जाता है। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ एक आर ग्लास की तरह है जिसके ऊपरी हिस्से में हज़ारों सैंड पार्टिकल्स हैं। इस आर ग्लास के नेक में से ये पार्टिकल्स एक एक करके ही पास हो सकते हैं। हम चाहें तो भी एक साथ में ज़्यादा नहीं हो सकते, नहीं तो आर ग्लास टूट जाएगा। इसलिए चाहे आपके पास कितने भी टास्क्स और वरीज़ क्यों ना हो, टेक देम 1 एट अ टाइम। ऐसा करने से हम चिंता करने से बच सकते हैं। अपने आप से हर सुबह पूछिए, क्या मैं अपने अगले 24 घंटे पूरे जोश और खुशी से, बिना बीते हुए और आने वाले कल के बारे में चिंता किए जीने को तैयार हूँ? सीज द डे माय फ्रेंड। दूसरा टूल जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है वैल्यू स्केल। अपने आप से पूछिए कि जिस बारे में मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ उसका मेरी लाइफ में कितना इम्पैक्ट है। क्या इसके पीछे अपना टाइम, एनर्जी और हेल्थ कुर्बान करने जितनी वैल्यू है इसकी? 1 to 10 के स्केल पर उसे मेजर कीजिए। कई बार हम छोटी चीज़ को मन में बड़ा बना लेते हैं। उस मोमेंट में उसकी ट्रू वैल्यू असेस नहीं कर पाते। अगर सच में वो बात ज़्यादा वैल्यू की है तो फिर पूछिए, क्या इसका इम्पैक्ट परमानेंट है या मोमेंटरी? क्या 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी ये उतना ही प्रॉब्लमैटिक होगा? लाइफ में डेथ के अलावा कुछ परमानेंट नहीं है।
इसलिए अच्छी बात यह है कि चाहे जो भी फेज़ हो लाइफ का, दिस टू शैल पास। जीने के 4 दिन हैं और उन्हें भी परेशान होने में निकाल देंगे तो ज़िंदगी की खूबसूरती को कैसे महसूस करेंगे? इतना छोटा और असहाय बनकर क्यों जीना है? नेक्स्ट टेक्निक है रूल आउट। एक पेपर पर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, उन्हें लिख लीजिए। फिर हर एक के लिए चेक कीजिए कितना चांस है कि ये एक्चुअल में मेरे साथ होगा। आप देखेंगे कि 10 में से 6-7 ऑप्शंस तो ऐसे होंगे जिनकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं। दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए। अगर या जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। हमें कैटास्ट्रोफाइजिंग की बहुत आदत है। हर सिचुएशन में पहले कोई प्रॉब्लम ही एक्सपेक्ट करते हैं। रात को अचानक से फ़ोन बजा तो घबराकर उठ गए कि कहीं कोई बैड न्यूज़ तो नहीं। बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसकी फ्यूचर लाइफ एक फेलियर होगी, ये तक इमेजिन कर लेते हैं। ट्रूली चिंता के बड़े बड़े सींग, ब्लड शॉट आइज़, लंबे पॉइंटेड दांत और लंबी सी पूंछ है। अगर इमेजिनेशन मॉन्स्टर वाली रखेंगे तो मन में मॉन्स्टर ही तो घर करेगा और धीरे धीरे हमें खा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है एक्सेप्ट एंड इम्प्रूव। लाइफ में हर रिज़ल्ट हमारे हिसाब से नहीं मिल सकता। अगर कोई सच्चाई को आप बदल ना सको तो उसे एक्सेप्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन है। जब लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं होता तब वो बहुत काबिल हाथों में होता है। हमारा काम तो सिर्फ अपना बेस्ट करना है। आगे जो होना है उसे अपने आप होने दो। जैसे अर्जुन का काम गांडीव चलाना था और उसका ध्यान सिर्फ उस पर था। रथ तो कृष्ण भगवान हाँक रहे थे। कहाँ जाना है, कैसे चलाना है, ये उनकी प्रॉब्लम थी, अर्जुन की नहीं। जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसकी क्या चिंता। बहुत ताकत है इस शरणागति में। नदी के बहाव के साथ चलने पर आप नदी से एक हो जाते हैं और वही उल्टी गंगा में संघर्ष करते रहते हैं। अपने आप से पूछिए, इस सिचुएशन में वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, और मेंटली उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और फिर अपने आप से एक और सवाल करिए, इस वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। जैसे अगर आपको पता चले कि आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है जिसका लास्ट स्टेज है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास इस होनी को टालने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन अपने आप को अपनी किस्मत से बड़ा बनाने का ऑप्शन है। जब आप दिल खोल कर जीते हैं तब आप किस्मत जो लाए उसे अपनाने के लिए भी ओपन हो जाते हैं और आपका बड़प्पन देखकर वो भी आपको सलाम करती है और आप हर चिंता से जीत जाते हैं। मुझे याद है कुछ टाइम पहले तक मैं लाइफ की सिचुएशंस में बेबस महसूस करती थी और वेट करती थी मेरे बाहर के हालात ठीक होने का, जिससे मेरे अंदर के हालात भी ठीक हो सकें। लेकिन लाइफ का मैजिकल पैराडॉक्स ये है कि जब तक मैं ज़ोर से मुट्ठी बंद रखती थी तब तक वो पानी की तरह ठहरने का नाम ही नहीं लेती थी। जब मैंने मुट्ठी खोलनी शुरू कर दी तब से मेरी बोतल भरी हुई रहती है। मैं जानती हूँ कहना जितना आसान है, कुछ भी करना उतना ही मुश्किल। लेकिन हम एक छोटी सी शुरुआत भी करें तो वो कुछ ना करने से बेहतर ही है। समय के चलते कब एक स्मॉल स्टेप एक बड़े चेंज में कन्वर्ट हो जाता है, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता। ऑल्सो मैं कहना चाहूँगी कि मैं और आप सब एक ही बोट में सवार हैं। मैं भी कई बार चिंता करती हूँ, ओवर थिंकिंग के भंवर में फंस जाती हूँ या पास्ट और फ्यूचर के विचारों में अपनी नाव गलत दिशा में घुमा लेती हूँ। लेकिन मैंने पाया कि डेली लाइफ में 1-2 हेल्पफुल टूल्स भी अपना लें तो फिर से सही दिशा में मुड़ना थोड़ा इजी हो जाता है, और एक दूसरे का साथ मिल जाए तो ये और भी आसान हो सकता है। एंड नाउ, जैसे मेरी आदत है, एक कहानी सुनाती हूँ।
एक रिमोट आइलैंड था जो हमेशा हरा भरा रहता था। वहाँ रेगुलर बारिश होती थी, ज़मीन उपजाऊ थी और ताज़ा घास हरदम उगती रहती थी। उस आइलैंड पर एक गाय रहती थी। वो हर रोज़ उस घास को चरती और मोटी ताज़ी और स्ट्रॉन्ग होती। पूरे दिन वो आइलैंड पर घूम घूम कर शाम तक पेट भरती। जब रात होती तो अंधेरे में उसे घास दिखना बंद हो जाती और ऐसा होते ही उसका सोचना शुरू हो जाता, हे भगवान, कल मैं क्या खाऊंगी? मैंने सारी घास एक साथ में तो नहीं खा ली। क्या कभी मुझे वापस खाना मिलेगा? मैं अगर सुबह उठी और घास नहीं हुई तो मैं भूखी मर जाऊंगी। बस इस तरह वो रात भर अपने फ्यूचर को लेकर चिंता में डूबी रहती। ऐसा करने से उसका शरीर सूखकर कांटा बन जाता। न चल पाती, न कुछ और कर सकती, बस एक कोने में पड़ी रहती। बिल्कुल निर्जीव सी हालत हो जाती थी उसकी। सुबह तक तो उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता था। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण उस आइलैंड को छूती, उसके साथ साथ उसे हरी घास फिर से नज़र आने लगती। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहता। वो झूम झूम कर और घूम घूम कर फिर चरने लगती। रात भर में घास और भी ऊंची उग चुकी होती थी, इसलिए फिर लहलहाते मैदानों में वो मस्ती से चरने लगती। लेकिन फिर शाम होते ही उसकी वही मानसिक हालत फिर उभर आती। चिंता से पूरी रात वो कांपती रहती। ऐसा करते करते उसका शरीर अंदर से कमज़ोर पड़ने लगा। उसकी ताकत कम हो गई और अब वो दूर तक जाकर घास नहीं चर पाती। आंखें कमज़ोर होने से वो कोमल पत्तियां और कांटों का फ़र्क नहीं कर पाती। बार बार कांटे खाने की वजह से उसके मुंह में छाले रहने लगे। अब घास चबाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। इससे उसका बाहुबल और गिरता गया, जिससे एक दिन वो मरने के कगार पर पहुंच गई। मरते मरते उसने अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस किया। उसने सोचा, मैं जितने दिन यहाँ थी उतने में एक भी सुबह मैं खाली पेट नहीं गई। देर सवेर लेकिन मुझे खाना मिल ही जाता था। फिर भी मैंने कभी विश्वास नहीं किया। न जाने मैं क्यों इतनी चिंता करती रहती। सच्चाई से मुंह मोड़कर अपने भ्रम में जीती रहती थी। शायद ये मेरी आदत बन चुकी थी। जिस भूखे रहने के डर की मैं चिंता करती थी, उस बदकिस्मती को मैं खुद ही अपने ऊपर ले आई। सच में चिंता ही मेरी चिता का कारण बन गई। और ये अफसोस करते हुए उसने आखिरी सांस ली। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है, जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है। लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें, तो करते रहिए मुलाकातें।